नमस्कार, स्वागत है आप सबका RN24 के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। और आज के सेशन में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ अपने शामिल किए हैं, जो आपके सभी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स एग्ज़ामिनेशंस में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो में और करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच्ड मसल्स टू बोन इज़ कॉल्ड। पूछा आपसे जा रहा है, ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है या ऐसे कौन से फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो मसल्स को बोन से जोड़ने में हेल्प करते हैं या मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। इस क्वेश्चन का बेस्ट रिस्पॉन्स आपके रहेगा टेंडन। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में टेंडन ही ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो किसी भी मसल्स को बोन से जोड़ के रखती है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसमें दिया गया है लिगामेंट्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एक बार देखेंगे, दिस इज द टेंडन। ये कोई मसल्स है या कह सकते हो बाइसेप मसल्स को मान सकते हो। ये ये मसल्स यहाँ से ओरिजिन हो रही है और यहाँ पे इंसर्ट हो रही है। ठीक है, ओरिजिन और इंसर्शन दोनों पॉइंट पे जो है मसल्स जो है इसमें कन्वर्ट हो जाती है, टेंडन में कन्वर्ट हो जाती है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये बोन है और इससे मसल्स है। फिर इस बोन से इस मसल्स को कौन जोड़ रहा है? टेंडन जोड़ रहा है। ठीक है, रिमेनिंग जो ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन आपके सामने है लिगामेंट। इस फिगर में आप देखेंगे कि ये दो बोन हैं, ए एंड बी। इन दोनों बोन को जोड़ के रखने का काम जो है कौन कर रहा है? लिगामेंट्स कर रहा है। लिगामेंट्स क्या करेंगे? एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ के रखेंगे। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ये सारे क्या है? दीज आर द लिगामेंट्स। और ये इस बोन को इस बोन के साथ एक तरीके से जोड़ के रखे हुए हैं, स्ट्रेंथन कह रहे हैं, या कह सकते हो ये जॉइंट को क्या कर रहे हैं? अगर आपसे पूछा जाए लिगामेंट्स का क्या रोल है, तो वो जॉइंट्स को क्या करते हैं? स्ट्रेंथन देते हैं। इनकी वजह से जो है आपके जो जितने भी जॉइंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग किस वजह से है? क्योंकि वहाँ पे लिगामेंट्स मौजूद है और वो लिगामेंट्स जॉइंट को में जो भी बोन इन्वॉल्व हो रही है उन सभी बोन को बांध के रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। एक चीज़ ये आपकी क्लियर हो गई कि कोई भी मसल्स जो है वो जब बोन से आके जुड़ेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टेंडन में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपके सामने था लिगामेंट्स का। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी जॉइंट में जितनी बोन इन्वॉल्व हो रही है उन सभी बोन को जो है टाई अप करने का या किसी को जोड़ के रखने का काम किसका है? आपके लिगामेंट्स का। एक और फिगर अपन देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और ऑप्शन आपके सामने जो था वो था कार्टिलेज का। ये इस फिगर में आपको क्लियर कट कार्टिलेज दिख रही होगी। ये एक बोन है, ठीक है? ये है दूसरी बोन बी। यहाँ आप देखेंगे दोनों बोन को जुड़ने से पहले या दोनों बोन का जो जॉइंट है, इसके बाद ये जो ब्लूइश कह सकते हो स्काई ब्लू जो अपीयरेंस वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, दीज आर द आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज है। और इसका जो बेसिक काम है वो प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रिक्शन। ये जो क्या करती है? जॉइंट को कहाँ से किससे प्रोटेक्ट करती है? फ्रिक्शन से। ये दो बोन के मूवमेंट की वजह से जॉइंट में किस तरह का फ्रिक्शन नहीं हो, इसके लिए क्या चीज़ क्या स्ट्रक्चर होती है आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है? कार्टिलेज। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो यहाँ प्रेजेंट होती है और इसका बेसिक काम क्या है? एक पैड प्रोवाइड कराती है, बोन के जो एंड है उनको एक पैड प्रोवाइड कराती है और उस पैड की वजह से जो है मूवमेंट के समय जो है उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेरो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। बेरो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपसे पूछा जा रहा है? एरोटिक आर्च में, कैरोटिड साइनस में, रूट ऑफ राइट सबक्लेविन आर्टरी एंड ऑल ऑफ द अबव। बेसिक चीज़ आप सबसे पहले बेरो रिसेप्टर होते क्या है वो आपको समझना है और फिर वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो आपको समझना है। तो बेरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? फिर इसे स्ट्रेच सेंसिटिव, स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होते हैं। इससे क्या पता लग रहा है आपको? ऐसी नर्व एंडिंग्स जो इसको सेंस करेगी, स्ट्रेचिंग को सेंस करेगी। तो आप जब भी देखेंगे कि ये जो आपका ब्लड है, तो ये ब्लड इसकी ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर जो प्रेशर डालेगा, जिस प्रेशर से ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी प्रेशर को आप क्या करें? ब्लड प्रेशर कह रहे हैं। ठीक है, उसी को कह रहे हैं ना। ब्लड प्रेशर क्या होता है? कि ब्लड के द्वारा या कह सकते हो बाय द ब्लड जितना फोर्स वो एक्सर्ट करता है किसके ऊपर? वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, उसी को अपन क्या कह रहे हैं? ब्लड वेसल्स कह रहे हैं, सॉरी ब्लड प्रेशर कह रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रेशर
की वजह से अगर यहाँ से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो इसकी वॉल है, इस वॉल में टेंशन क्रिएट होगा और इस टेंशन की वजह से यहाँ पे स्ट्रेच कह सकते हो, स्ट्रेच एक्शन से यहाँ देखने को मिलेगा और इसी स्ट्रेच एक्शन को ये जो नर्व एंडिंग से वो सेंस करेगी और कहाँ पहुँचा देगी उसको, ये नर्व एंडिंग से इसको सेंस करेगी और ये मैसेज कहाँ चला जाएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पास चला जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पास। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उसको कार्डिक आउटपुट के माध्यम से वो जो है रेगुलेट करेगा। इसके माध्यम से करेगा, कार्डिक आउटपुट के रेगुलेट करेगा। ये चीज़ तो होगी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, या कह सकते हो इसके बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, तो एरोटिक आर्च, कैरोटिड साइनस, रूट ऑफ राइट सबक्लिन आर्टरी, ये तीनों ही जगह प्रेजेंट होते हैं और इस फिगर में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो डॉट देख रहे हैं आप ग्रीन कलर के, ये दिस इज द आर्च ऑफ अरोटा और यहाँ पे ये जो है आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, बेरोरिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लोकेशन ये हो गई आपकी आर्च ऑफ अरोटा। सेकेंड लोकेशन में आप देखेंगे जब आपकी जो कैरोटिड आर्टरी वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में जहाँ ये बाइफर्केट हो रही है, इससे पहले भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके बेरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होते हैं, बेरोरिसेप्टर। और इनका बेसिक काम क्या है, सेंस करना, प्रेशर को सेंस करना और उसी के माध्यम से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे आपकी क्रेनियल नर्व्स दी गई है और इन नर्व को, इनकी जो रोमन सीरियल नंबर है उसी को उनके नाम से आपको मैच करना। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट आप सबने पढ़ रखा होगा। इसमें आप देखेंगे कि जब आप पढ़ते हैं तो कई बार आप जब ताज़ा आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे तब तो आपको याद रहते हैं, 2 दिन बाद इसको आप वापस से भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक निमोनिक्स अपन ने क्रिएट किया हुआ है, इस निमोनिक्स को आप देख सकते हैं। और आपको वैसे याद है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं याद है तो निमोनिक्स की हेल्प से आप इसको समझ सकते हैं। ओनली वन ऑफ द 2 एथलीट फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड, ठीक, ये पूरी जो क्रेनियल नर्व्स है उनका सीरियल नंबर है। ओनली यानी ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व 1 फर्स्ट, सेकंड एक, थर्ड वन इज ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेन, फेशियल नर्व, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एसेसरिन, हाइपोग्लोसल। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्रेनियल नर्व के नाम हैं और इसको आप वैसे अगर आपको याद है वेरी गुड, और नहीं है तो ये निमोनिक्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, अगर बार बार भूल जा रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन में कोई भी टॉपिक अगर बार बार भूल रहे हैं तो आपको करना क्या है, उसके लिए एक निमोनिक्स क्रिएट करना है। हो सकता है खुद भी कर लो आप, अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो खुद भी आप उसका निमोनिक्स क्रिएट कर सकते हैं और उस निमोनिक्स के साथ उसको याद करेंगे तो लॉन्ग टर्म याद रहेगा और बार बार उसको आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इसमें जब भी आप क्रेनियल नर्व की बात करेंगे 3 चीज़ हमेशा आपसे पूछी जाएगी एग्जामिनेशन में। पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि उनके जो रोमन सीरियल नंबर है, रोमन सीरियल नंबर को उनके नाम से आपको मैच करना, फर्स्ट वन। सेकंड आपसे पूछा जाएगा कौन सी जो आपकी नर्व है, क्रेनियल नर्व है, कौन सी सेंसरी है, उनका सीरियल नंबर भी आपसे पूछ लेते हैं। कौन सी मोटर है, कौन सी दोनों है, तो ये चीज़ भी आपसे पूछी जाती है। थर्ड आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नर्व कहाँ सप्लाई कर रही है, कौन सी नर्व कहाँ से जो है आप इम्पल्स को रिसीव कर रही है और कहाँ पे उसको वापस जाकर ये डिलीवर कर रही है। तो सप्लाई इन आप कह सकते हो मोटर एक्शन भी यहीं पे आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस, ये 3 पैटर्न में यहाँ से जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला जो पैटर्न है वो आपसे यहाँ पूछा गया है, आपको इनको मैच करना है। ये नर्व है, रोमन सीरियल नंबर यहाँ दिए गए हैं और यहाँ पे इनके हैं नाम, इनको इनसे मैच करना है। ये सीरियल नंबर आपका 4 और आप जब भी इसको देखेंगे तो 4 सीरियल नंबर पे कौन सी आएगी, आपके ट्रोक्लियर नर्व। यानी आप देखेंगे ए और जो ऑप्शन है इसमें थर्ड ऑप्शन पे आप मैच करेंगे और ये कहाँ देखने को मिल रहा है, तीनों में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है एग्जामिनर जो है जस्ट आपके नॉलेज को असेस करने के लिए, आपकी मेमोरी को असेस करने के लिए सीधा दे देता है। उसमें पहला जो ऑप्शन होता है उसी से आप पकड़ के पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि चारों में एकदम से चेंज करके रखता है और उसमें आपको एग्जैक्टली याद हो तो ही आपका काम चलेगा। तो यहाँ पे अगर इन चारों में से आपको 2 भी याद होंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो 4 में ट्रोक्लियर हो जाएगा आपके, दिस इज 7
और दिस इज फेशियल। यानी नेक्स्ट बी जो ऑप्शन पे आप जाएंगे तो कहाँ मैच करेंगे इसको? फेशियल नर्व से मैच करेंगे। ठीक है, सी पे आप जा रहे हैं तो सी इन द सेंस आपको कहाँ जाना है? 4 पे जाना है। ट्राइजेमिनल नर्व कौन सी होगी? 5। नेक्स्ट वन इज ऑप्शन डी पे आपको जाना है, सेकंड। ऑप्शन डी को आपको एसेसरी से मैच कर देना है। ठीक है, अब ये देखेंगे दिस इज 4, 7, 5 एंड 11। ठीक है, तो इनके सीरियल नंबर आपको याद होने जरूरी है। सेंसरी और मोटर की अगर बात करें तो यहाँ भी एक निमोनिक्स है जो अपने लिखा है, आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं, और आपको वैसे याद है तो वेरी गुड। जब आप देखेंगे यहाँ पे या तो सेंसरी होगी, या होगी मोटर, या फिर होगी बोथ, यानी SMB, यानी तीनों कहीं भी मिक्स नहीं हो रहा है। अब देखेंगे सम सेज मेरी मनी। ठीक है, जैसे कोटेशन दिया गया किसी ने, कुछ कहता है कि आप जो शादी जो देख के हैं इसको देख के करनी चाहिए, पैसों को देख के करनी। बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। समझदार व्यक्ति है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा बनाया गया है, आप इसको एक बार आपके को लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इज। ये ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, बट जब एग्जामिनेशंस में आता है तो रिफ्लेक्स की वजह से कई बार जो है प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटोसिन में जनरली जो है एस्पिरेंट्स जो हैं वो गलती करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इजेक्टिंग कहो या सीक्रेटिंग कहो। ठीक है, इजेक्टिंग या सीक्रेटिंग जहाँ भी आपको देखने को मिले तो आप कहाँ आ जाएंगे? आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। जबकि प्रोडक्शन की बात की जाए तो किस पे जाएंगे? प्रोलेक्टिन पे आपको जाना। ठीक है, प्रोडक्टिंग हार्मोन कौन सा है? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा है? प्रोलेक्टिन। जबकि इजेक्टिंग का हो या फिर आप कह सकते हो सीक्रेटिंग हार्मोन की बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया आपसे द पासेज ऑफ एयर फ्रॉम नोज टू लंग्स। आपको बताना है कि आप कोई भी एयर, मतलब यहाँ से एयर है और वो एयर आपके लंग्स तक पहुँचेगी। कहाँ तक पहुँच रही है? लंग्स तक पहुँच रही है। तो कौन कौन सा रूट आप फॉलो करेंगे, कहाँ कहाँ से वो जो है एयर गुजरेगी? तो सबसे पहले आप जनरली ये तो आपको पता ही होना चाहिए, सबसे पहले नोज से जाएगी, नोज के बाद फेरिंग्स। अगर ये तो चलो ठीक है, सीधा क्वेश्चन है। फेरिंग्स में भी अगर ओरोफेरिंग्स नेजोफेरिंग्स आ जाए तो सबसे पहले नेजोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स। ये ध्यान रखना है इसको। और अगर अपडेटेड बनाया जाए क्वेश्चन को तो बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं? पहले नेजोफेरिंग्स आएगा, फिर ओरोफेरिंग्स आएगा, फिर आ जाए आपका लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, फिर आपके आ जाएगा लेरिंग्स, देन ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आ जाएगा आपकी लंग्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बेस्ट रेस्पॉन्स कौन सा रहेगा इसमें? नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकियन, लंग्स। ऑप्शन सी जो है आपका राइट ऑप्शन है, आपको देखने को मिलेगा। और इस फिगर के माध्यम से भी आप एक बार देख सकते हैं। बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट रिफ्लेक्स की वजह से देखो आप देखेंगे ना, चार ऑप्शन सब में एक दूसरे से नियर बाय दिख रहे हैं, तो रिफ्लेक्स की वजह से आप क्वेश्चन गलत कर दें तो वो भी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, ये फिगर्स में आपको दिख ही रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेयर्स ऑफ यूट्रस दैट इज स्लफ ऑफ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन की वजह से या मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो है यूट्रस की कौन सी लेयर जो है वो स्लफ्ट ऑफ होती है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप जब भी देखेंगे सबसे पहले आपने हर बार पढ़ा होगा 3 लेयर इसकी होती है, पेरीमेट्रियम, जबकि इसकी आउटर कवरिंग होती है। मायोमेट्रियम इसकी मस्कुलर लेयर होती है। ठीक है, लास्ट वन इज जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको अपन क्या कह रहे हैं? एंडोमेट्रियम। क्या कह रहे हैं? एंडोमेट्रियम कह रहे हैं। ठीक है, अब आपको इतना समझना है कि एंडोमेट्रियम में भी 2 लेयर होती है। कौन कौन सी? कौन कौन सी 2 लेयर होती हैं? जोना बेसिलिस, जोना फंक्शनल। ये आपको स्पेशली याद रखना ही रखना है। तो आप अगर अब इन दोनों लेयर की बात की जाए तो ये जो है ना एंडोमेट्रियम की बेसल लेयर है। ठीक है, ये जो है इसमें शेड ऑफ नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी ये हेल्दी ही रहती है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है क्रैक होके स्लफ्ट आउट कौन सी लेयर होगी? जोना फंक्शनलिस। चलो ठीक है, यहाँ पे
इतना डिस्क्राइब इसको आगे नहीं किया गया है, बट फिर भी अगर यहाँ पे ये आपके एंडोमेट्रियम नहीं हो के जोना फंक्शनलिस और जोना बेसिलिस भी अगर ऑप्शन में आए तो आपको किस पे जाना है, जोना फंक्शनलिस, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम की भी कौन सी लेयर, जोना फंक्शनलिस जो है फ्लप्ड आउट होकर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ या मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ साथ बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आयंस नेसेसरी फॉर द नर्व इम्पल्स कंडक्शन, यानी नर्व इम्पल्स में यहाँ से कंडक्शन यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये कह सकते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में उसको आगे बढ़ने के लिए कौन से आयंस की जो है आवश्यकता पड़ती है, फिर वो असेंशियल होते हैं। सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो आपको इतना समझना है कि किसी भी नर्व में नर्व इम्पल्स को आगे कंडक्ट करने के लिए या फिर आगे पहुंचाने के लिए सोडियम और पोटेशियम दोनों आयन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ये दोनों ही जो है इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट करते हैं। तो ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए में आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों मौजूद हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ठीक ऑप्शन हो जाएगा, या करेक्ट आंसर आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एज पर स्टेजेस ऑफ बोन हीलिंग। की कंसर्न ये कह सकते हो कि हम यहाँ पे क्या है, बोन हीलिंग की स्टेजेस आपसे पूछी जा रही है, बोन हीलिंग किस किस स्टेज से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इससे पहले आपको एक ये फिगर देखना है और इसमें समझना है। ठीक है, जब भी बोन को इंजरी होती है या यहाँ पे फ्रैक्चर होता है या किसी भी ट्रॉमा की वजह से यहाँ पे इंजर्ड होती है बोन आपकी, तो सबसे पहले क्या डेवलप होगा, हीमेटोमा फॉर्मेशन। तो फिगर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पूरा जो है ये ब्लीडिंग आपको दिख रही होगी ना। यहाँ पे हीमेटोमा फॉर्मेशन हो गया फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में जो है यहाँ पे फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, यहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, न्यू ब्लड वेसल्स यहाँ पे आ गई और यहाँ पे ये ट्रेबेकुलस वगैरह बन रहे हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज में आप जब जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे बोनी कैलस फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे फाइब्रोकार्टिलेज के साथ साथ कैलस बन रहा है, यहाँ कैलस और भी ज़्यादा हो जाएगा स्ट्रॉन्गली, आपको बाहर से वाइटिंग मटेरियल यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। और लास्ट में हो जाएगा बोन रीमॉडलिंग। बोन रीमॉडलिंग में क्या हो रहा है, जनरली जो उबड़ खाबड़ जो एरिया जो जब भी कैलस फॉर्मेशन होता है तो वो स्मूथ नहीं होता है। जैसे ये आपकी बोन है और यहाँ से फ्रैक्चर हुई थी, यहाँ पे जब कैलस फॉर्मेशन होगा तो कैल्शियम के आयंस इस तरीके से यहाँ से, तो ये उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पे एकदम स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। ठीक है, और बोन रिमॉडलिंग का मतलब क्या होता है, वो जो उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर है वो अब जो है घिस कर कैसी हो गई है, या वो डिजेनरेट होकर कैसी हो गई है, एकदम स्मूथ हो गई है। इस चीज़ को आप क्या करें, बोन रिमॉडलिंग कह रहे हैं। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। बोन हीलिंग के स्टेजेस पूछ रहा है। पहला जो होगा उसमें हीमोटम होगा, सही है, फर्स्ट ही आ जाएगा। ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन नहीं रहे सेकंड स्टेज में। थर्ड में कैलस फॉर्मेशन हो रहा है और फोर्थ में आपके बोन रिमॉडलिंग हो रही है, यानी कि आपके ये जो चारों ऑप्शन है वो सीरियल नंबर से ही जमाए हुए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ किस कौन से ऑप्शन में सही हो रहा है, ऑप्शन बी में फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो है इसका सीरियल नंबर दिया गया है, जो कि सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट्स एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पेनक्रियाज एंड थायराइड। इन चारों में से कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती है। यानी आपको इतना तो पता ही है, और इसको और आप में जो नॉलेज है हो सकता है आपको पता भी हो, नहीं हो सकता नहीं भी हो, तो उसको आप जिनको पता है वो रिफ्रेश कर लें और जिनको नहीं पता है वो याद रखें। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो अपने प्रोडक्ट को होती है अपने प्रोडक्ट को किसी डक्ट के माध्यम से डक्ट के माध्यम से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा, ध्यान रखना आप। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स होती है, ऐसी ग्लैंड्स जो अपने प्रोडक्ट को, ग्लैंड्स का प्रोडक्ट क्या होता है, जनरली हार्मोन ही होता है, अपने प्रोडक्ट को, या एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, अपने प्रोडक्ट को किसी डक्ट के माध्यम से कहाँ तक पहुंचा रही है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा। ठीक है, ऐसी ग्लैंड्स क्या कहलाएगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी ग्लैंड्स होती है जो अपने प्रोडक्ट को कहाँ ड्रेन करती है, ड्रेन इनटू द ब्लड, ड्रेन इनटू द ब्लड ओनली। ठीक है, और यहाँ से इस ये जो है, ये जो हार्मोन जिस
एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड ने रिलीज किए हैं, वो ब्लड में घूमते रहेंगे, सर्कुलेट होते रहेंगे, और जो उसके टारगेट ऑर्गन है, वो टारगेट ऑर्गन जैसे ही उस टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेगी, वो वहां पे रिसेप्टर्स होंगे और वो रिसेप्टर्स को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। दोनों में बेसिक डिफरेंस खाली डक्ट का है, ये डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रही है, और ये ब्लड में ड्रेन हो रहा है। ब्लड जो है वो सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर उस हार्मोन की पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है मौजूद होती है। जैसे ही उस ऑर्गन के आसपास वो हार्मोन पहुंचता है, तो वहां पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उस हार्मोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने यूटिलाइजेशन कर लेते हैं उसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिंथेसिस ऑफ बाइल अकर्स इन, बाइल का सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, पूछा आपसे ये जा रहा है। क्या जा रहा है, बाइल का सिंथेसिस। तो इसमें दो चीज आपको याद रखनी, एक होता है सिंथेसिस, एक होता है इसका, तो हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेट इसको करते हैं, कंसंट्रेट, या फिर आप कह सकते हैं स्टोर। बाइल पे दो तरह के क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाते हैं, बाइल का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, और इसको कंसंट्रेट या फिर इसको स्टोर कहाँ पे किया जाता है। आपको ध्यान करना, बाइल सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, लीवर में। ठीक है, जबकि स्टोरेज कहाँ पे हो रहा है, गोल ब्लैडर में। ये दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे। तो उसकी जो कंसंट्रेटेड अमाउंट है वो लीवर में सिंथेसिस हो गया, वहां पे कंसंट्रेट होगा, और कंसंट्रेटेड अमाउंट जो कहाँ चली जाएगी, गोल ब्लैडर में चली जाएगी, और जब भी नीड होगी गोल ब्लैडर से उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो इतना समझना है कि यहाँ पे कंसंट्रेट भी कहाँ पे हो रहा है, गोल ब्लैडर में हो रहा है, और स्टोर भी कहाँ पे हो रहा है, गोल ब्लैडर में, जबकि सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, ये लीवर में। तो आपको मैच करना है, यहाँ पे जो है कॉलम 1 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे कॉलम 2 दिया गया है, इन दोनों को आपको मैच करना है। पेनिसिलिन की किससे रिलेशन बनता है, कह सकते हो पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है, या किन्होंने इसको इन्वेंट किया था, तो कौन सा हो जाएगा, पेनिसिलिन की इन्वेंटर कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा। पेनिसिलिन जो आपकी एंटीबायोटिक है, तो इन्वेंटर कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यानी ऑप्शन ए में आपको 3 पे जाना है, ए में आपको 3rd पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखेंगे अपन, तो ए में केवल 3rd एक ही जगह पे आ रहा है, ऑप्शन डी में। तो ये बहुत सीधा क्वेश्चन, आपको सीधा आराम से मैच कर सकते हैं, एक भी अगर आपको पता है तो आप राइट आंसर पे जा सकते हैं। पोस्टुलेट की बात करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पहुँच जाओगे आप, ऑप्शन बी कहाँ मैच करना है आपको, फर्स्ट पे। नहीं, रॉबर्ट कोच से आपको क्या करना है, पोस्टुलेट पास्चुराइजेशन, लुइस पास्चर से आप सीधा इसको मैच कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो है वो किससे मैच हो जाएगा, 4 से। ठीक है, और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन बचा है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये आपको जो है यहाँ से मैच करके, यानी ऑप्शन डी से आपको याद हो जाएगा। चारों चीज़ आपको याद रखनी है, एटलीस्ट पेनिसिलिन और पास्चुराइजेशन, इन दोनों पे तो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते रहते हैं, तो आपको ये ध्यान ही रखना है। ठीक है, बाइल सॉल्ट ब्रेक अप लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड वन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। यानी आपको पूछा क्या जा रहा है कि जो फूड प्रोडक्ट है, ये कह सकते हो फूड कंटेंट है, वो लार्ज जो है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और किसके थ्रू हो रहे हैं, बाइल के थ्रू हो रहे हैं। और उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, बाइल के थ्रू फूड कंटेंट, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है फूड कंटेंट के, वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, किसके थ्रू, बाइल के थ्रू। उस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हैं, इमल्सिफिकेशन। क्या कह रहे हैं, इमल्सिफिकेशन। ये आपको ध्यान रखना है, बेस्ट रेस्पॉन्स आपको पुट करना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बेस्ट रेस्पॉन्स होगा। ठीक है, जबकि ये कोलेरेटिफिकेशन और एंटीबैक्टीरियल एक्शन, एंडोजिनस सिंथेसिस, ये किसी भी तरीके से इस ऑप्शन के, या कह सकते हैं इस क्वेश्चन के से रिलेटेड नहीं है। स्टडी ऑफ फंगाई, फंगस की जो स्टडी है वो किस में की जाती है,
yeast and molds is called as। ये फंगस जो हैं आपके, उनकी स्टडी किसमें की जाती है? सीधा सीधा ऑप्शन आपके हो जाएगा माइकोलॉजी, ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन आपके सामने, लॉग फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज आल्सो नोन एज। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व आपने पढ़ा होगा, उसमें जो लॉग फेज है उसका दूसरा नाम क्या है? आपने देखा होगा ना, कोई भी स्टेज जो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व आप जब भी देखेंगे तो इस तरीके से ग्रोथ कर्व आपको देखना, ऐसे होता है। ये आप इसको और अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, ये जो फेज है दिस इज लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज, ये पढ़ा होगा ना, स्टेशनरी फेज एंड दिस इज डिक्लाइन फेज। यहाँ पे आपके जो इंक्यूबेशन, ये चीज़ आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इंक्यूबेशन में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो स्टेबल होती है, यहाँ पे किसी तरह का उसमें डिवीजन नहीं हो रहा है। लॉग फेज जो होती है, इसी के बारे में आप क्वेश्चन में पूछा गया है। और लॉग फेज में क्या हो रहा है, जो जितने बैक्टीरिया हैं आपकी बॉडी में, वो सारे बैक्टीरिया उनमें स्पीडली, ये कह सकते हो एक्सपोनेंशियल कह सकते हो, ये बहुत तेजी से जो है उनमें सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो तेजी से बढ़ते हैं, इसीलिए इसको लॉग फेज कहा जाता है। तो आपको इतना समझना है कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है उसमें जो लॉग फेज है, इसी फेज को आप एक्सपोनेंशियल फेज कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया जो है, ये जो आपको सेल है बैक्टीरियल सेल में स्पीडली है कह सकते हो, ड्रास्टिक जो है सेल डिवीजन होता है, और इसी चीज़ को आप क्या करें, एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज करें। स्टेशनरी फेज में जो है सेल डेथ और सेल डिवीजन दोनों जो है इक्वल पहुंच जाते हैं, समझते हैं? सेल डेथ इज इक्वल टू सेल डिवीजन, इसलिए उनकी जो नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो स्टेबल होते हैं, इसलिए इसको स्टेशनरी फेज कह रहे हैं। इस फेज के अंदर सेल डिक्लाइन जो आपकी डेथ है वो बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा, सेल डेथ यहाँ पे बढ़ जाएगी और सेल डिवीजन कम हो जाएगा, इसलिए इसको क्या करें, डिक्लाइन फेज करें। तो चार जो फेज है उसको चारों में बेसिकली आपको अंतर भी याद रखना है। इंक्यूबेशन फेज में जनरली क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा है, तो इसको आप कह सकते हो इस टाइम पे ग्रो कर रहा है केवल। लॉग फेज में उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, नंबर ऑफ सेल डिवीजन बढ़ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। स्टेशनरी फेज में बैक्टीरिया को बनना और बैक्टीरिया के डिस्ट्रॉय होने की जो रेट है वो स्टेबल हो गई है, इसलिए उसको अपने स्टेशनरी कह रहे हैं। डिक्लाइन फेज में क्या हो रहा है कि जो सेल डेथ है वो बढ़ गई है, किससे, सेल डिवीजन से, यानी फॉर्मेशन से ज़्यादा क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में आपको दिया गया है, ये जिसका लॉगरिदम है, में लेग फेज का हो या इसको इंक्यूबेशन फेज का हो, यहाँ पे नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, यहाँ पे सेल नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रही है, यानी कि डिवीजन नहीं हो रहा है। लॉग फेज में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है नंबर में लिविंग सेल्स में, ठीक है। स्टेशनरी फेज में आपको बताया गया है कि जो सेल डिवीजन और सेल डेथ जो है वो क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। जबकि डिक्लाइन फेज में क्या हो रहा है, लिविंग सेल्स की जो नंबर है वो अब यहाँ पे क्या हो रही है, कम होती जा रही है, उसको आप क्या करें, डिक्लाइन फेज करें या फिर उसको डेथ अपन, ठीक है। तो बने रहे चैनल पे, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।